चलो तो 10 है ज़्यादा है ब्रो 10 से इसमें 15 नंबर बायो 15 हाँ। फिजिक्स की बात कर रहे हैं फिजिक्स 10 का है एवरी मास और बाकी तीन जो भी है 25 माइनस 15 कोई भी जो भी मास है इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स। और सर ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है असर्टिव और रीजन वाले वो हम करा देंगे जो भी हम अभी हमारे पास समय है हम करा देंगे। सर एक डाउट है अट्रैक्ट्स अनदर मास इन यूनिवर्स। उसके बाद ठीक है विथ अ फोर्स this phenomena is called gravitation and the force acting between is called force of gravitation and the force acting between them is called force of gravitation. Force of gravitation. इसका मतलब है कि जैसे ये सन है, अर्थ को सन अट्रैक्ट कर रहा है तो वो इसके चारों ओर घूम रही है और इसी तरीके से मून है, मून किसके चारों तरफ घूम रहा है। और ये ऐसा ही नहीं है, ये जो सन है ये अपनी गैलेक्सी में चारों तरफ घूम रहा है और गैलेक्सी यूनिवर्स के चारों ओर घूम रहा है। यानी ये जो हमारी जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। ओके नाउ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी और वो कैसी है ये देखो, ये इस तरीके से तो स्पाइरल है। ये कैसी है? स्पाइरल है और उसमें यहाँ कहीं सन है तो वो किसकी परिक्रमा कर रहा है? आकाश गंगा की। मिल्की वे गैलेक्सी क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी इसमें 50 मिलियन सन्स हैं। हाँ सन यानी 5 करोड़ सन है। और फिर उनके वो जिसमें उनके सोलर सिस्टम और हमारे यूनिवर्स में ऐसे 50 मिलियन गैलेक्सी कहीं है। सर उन्होंने प्लैनेट्स लिखे हैं लेकिन यूनिवर्स कितने हैं साइंटिस्ट के हिसाब से? 50 मिलियन यूनिवर्स में। अरे सब कुछ और जो मिलियन है क्या जो प्रियंका चोपड़ा बनी है वो इस यूनिवर्स की मिस यूनिवर्स है, दूसरे की नहीं है। आप ये तो नहीं सोचो कि दूसरे यूनिवर्स की मोस्ट ब्यूटीफुल है, ऐसा नहीं है। वहाँ दूसरे एलियन चुने जाते हैं। अच्छा एलियंस होते हैं क्या? अभी तो वी आर आल्सो हाँ उनके लिए हम एलियंस हम सर मैं एलियंस देख रहा हूँ। सो वो एलियंस इमेजिन करते होंगे हम हमारी तरह इमेजिन करते होंगे नाउ लाइक कितने गंदे होंगे वो लोग आके हमें मारेंगे या कितने बेवकूफ हैं वो लोग, कितने कमजोर हैं हमसे। ऐसे भाषा भी नहीं समझ आती क्या पता वो इतने डेवलप्ड हो कि वो ऊपर किसी टेलीस्कोप से हम पे ध्यान रख रहे हो, इतना हाँ। एडवांस टेलीस्कोप हो। अब देखो और क्या पता उनके पास ट्रांसलेटर वेयर वी आर इन यूनिवर्स। क्या पता वो सेम भाषा में सही बोल रही है भाई। क्या पता वो This will be your next move. Get up to 60% off and free delivery on Zomato. We humans are driven by the desire for knowledge. And we need to understand the workings and structure of our environment, both our species reach the highly developed point of our own history where we are today. Although humanity regularly produces new technological milestones, there are still countless realities that elude our knowledge almost entirely. While these mysteries of life on the one hand cause big question marks over the heads of experts, the fascination that emanates from these unsolved mysteries is equally undisputed. This topic becomes particularly exciting whenever we turn to the मतलब हम field that यूनिवर्स seems में to कहाँ हैं? exceed ये our देखो। tangible horizon. In the case of the universe, research is still in its infancy despite all the rockets sent into orbit
successful moon landing in 1969. At present, we know only a tiny part of what is currently still hidden from our eyes in the infinite vastness of space. The question of how big the universe as a whole actually is a mystery that mankind has been dealing with for countless centuries. With today's contribution, we would like to present the current state of research on this topic. We will show you the current state of astronaut, if you like our videos, the vastness of the universe. Small we ourselves are in relation to the big picture, even a quick glance at the canopy and the process known as the Big Bang, which essentially describes the formation of matter, space, and time from a previous Comparison of Earth with other celestial bodies. हिंदी में समझ अब देखो ये वाला नीचे वाला वीडियो दिखा सकते हैं। ये मातृभाषा में समझो। ये देखो सबका कंपैरिजन देखो, इसको ध्यान से देखना, इससे सब समझ में आता है। ये मून अर्थ का मून है, मून से बड़ा मरकरी, मरकरी से बड़ा मार्स, मार्स से बड़ा वीनस, वीनस से बड़ा अर्थ, वीनस से बड़ी है अब अर्थ। तो सारा कितना छोटा है मून, देख रहे हो? कौन के सामने कौन से रखें? अर्थ से सैटर्न कितना बड़ा है, जुपिटर कितना बड़ा है? पूरा रंग गायब हो गए। बड़े बड़े सन, मेरा फेवरेट कोलम है। आप समझिए कि उससे बड़े बड़े सन, सन कितना छोटा रहेगा अब तो सन ही दिखना बंद हो गया। ये क्या चीज है भाई? Crystal star. पीसफुल स्टार। अब अगर हम देखें सबको एक साथ तो साइज ऑफ अर्थ अगर इसमें देखें जो सबसे बड़ा स्टार है तो ये नहीं देखा जा सकता, तो दूसरी चीज दिखा मुझे नहीं देखा जा सकता, मतलब वो दिख ही नहीं रहा है। इतना बड़ा हाउ मेनी मून्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अर्थ। देखो नाउ ये देखो, ये हमारी अर्थ है, ये मून है। देखो मून कितना छोटा है, ये मून अर्थ की ओर आ रहा है, मून तो ब्लैक है, इसके अंदर ये है मून, ये गिर गया अर्थ। क्या एक अर्थ, एक मून आ गया अर्थ में, एक और मून आया, दो अभी मून आया, वन एक आया। मून आया, चार अभी 2 आया। मून के अर्थ में कैसे आ सकते हैं? आने मतलब हम ये देख रहे हैं अर्थ कितनी बड़ी है। 7 चंदा मामा रहे, अब पास वाले से पढ़ाएंगे। अब ये देखो ये अर्थ बहुत बड़ी है ना, 12 मून के बराबर। 40 70 बहुत बड़ी है। 90 20 नहीं 90 अब ये मैं अर्थ, 1500 बोल रहा था। ये देखो जुपिटर है, जुपिटर अभी आप इसमें सही जुपिटर में कितनी अर्थ आ सकती है? बहुत कम आएगी। बहुत सारे छेद कर दिए कि जिससे एक साथ आए। ये तो आ जाएंगी 50 के करीब शायद। ये ज्यादा होंगी, देखें कितनी होती है। देखो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। नहीं कितना बड़ा जुपिटर है। अब जुपिटर वो सन, सन है। सन में कितने जुपिटर अर्थ आ सकते हैं? हमारी पृथ्वी
ओ तीनों भी लाइन लगा रखी है। करो भाई 4-5 ये वैसा नहीं लग रहा खाना वाली बहुत वैसा 20,000 लग रहा है सैड। 1 लाख याद है 5 लाख आ गई 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख हम लोग बहुत छोटे हैं। हम लोग कार्ड में बहुत ही छोटे हैं। चीटी जैसे हम तो चीटी सा चीटी छोटा एटम कितना छोटा होगा एटम कितना छोटा होगा साइज ऑफ यूनिवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम आई। ये देखो एक और चीज है फिर इसके बाद ये मुझे ये नहीं भी देखी मैंने। ये समझ क्या नहीं दिखाना। हां स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से देखो ये आँख है। अब ये अर्थ पे लेटी है तो हम ऊपर जाते जा रहे हैं। ज्यादा हो गई नॉर्मल सर 2x कर दिया स्माइली फेस स्माइली हेसू बाय बाय क्या नाम है मेरे को स्टिल वो दिख बाय चुनचुनी नाम रखा मैंने बाय चुनचुनी तो ये कॉन्टिनेंट आ गया। ये नीचे लग रहा है आ गया औरत आ गई औरत अर्थ गायब हो गई अर्थ के चारों तरफ मून आ गया और छोटा करो। इतने बड़े बड़े ऑर्बिट्स में घूमते हैं मुझे लगा सब था ऑर्बिट है। अर्थ कितनी छोटी हो गई और अब ये अर्थ के सेंटर पे क्या हो गया? वो छोटी तो एक पेपर में छुपा के बनाते थे ये सन अब सिर्फ सन दिख रहा है उसको लड़के एटम बन गए लेकिन सन भी ये दूसरे सन है आर्कटस अंटारस हमारे ये मिल्की वे वो कितना सुंदर है मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे अलग अलग गैलेक्सी देखो। सैमसंग गैलेक्सी वो कितना सुंदर है डिफरेंट गैलेक्सी एक एक गैलेक्सी में 50 लाख तारीख गैलेक्सी कितनी गैलेक्सी है। यूनिवर्स बन गया सर अब हम वापस छुनछुनी की आंखों के अंदर जाएंगे एटम जब ये एटम बन चुकी है अभी छुनछुनी की आंखों के अंदर भी सेम चीज होगी तो एटम कितना छोटा नहीं छुनछुनी की आंखों के अंदर उसके अंदर भी आंखों के अंदर भी बहुत सेम चीज होगी छुनछुनी की आंखों के अंदर देखो Come on, we can do it. अब एटम्स देखो जरा देखा मैंने बोला छुनछुनी की आंखों के अंदर सेम चीज है क्या ये बायो पर व्हाइट ब्लड सेल्स हम बायो पर डीएनए देखा बोला था ना सेम चीज आएगी छुनछुनी की आंखों के अंदर अभी अरे ठीक है इसको बस छुनछुनी सर ये कितना ये देखो एटम आ गया डीएनए के अंदर एटम के अंदर एटम के अंदर और अंदर जाएंगे तो अंधेरा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का डाइजेशन प्रोटॉन ये तो उसमें बोल रहा है अब हम आगे की बात अब हम वापस से छुनछुनी की अब हम नहीं जाएंगे वहाँ पर छुनछुनी ये तो सही नाम है छुनछुनी को देखा था मुझे सर एक एटम तो कुछ भी नहीं है यूनिवर्स में नाउ जी ये देखो सो कोई भी जो दो मास है एनी टू मास अट्रैक्ट्स ईच अदर ठीक है विद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर इस मास का नाम m1 है और इसका क्या है
M2 M2 और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? D सेंटर से सेंटर ली जाएगी, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कभी मास के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा? चार्जेस के बीच होगा? हाँ चार्जेस के बीच में माइनस माइनस रिपल करेंगे। मैग्नेट के बीच होगा? हाँ मैग्नेट के बीच होगा, लेकिन मासेस के बीच क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अब जरा देखें कि ये जो फोर्स है इसके ऊपर न्यूटन ने एक रूल दिया, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, हाँ क्या बोलो? रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रही है? लेफ्ट वाली लाइट वो तीन वाली। बिल्कुल वहाँ, अभी तो हम लोग यहाँ लिखना है ना, हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे। थोड़े से में हाँ ऊपर ऊपर ना, बंद कर दो। ये लोग देखेंगे क्या कौन सा रिफ्लेक्शन? ऊपर वाला, फिर इनके यहाँ अंधेरा हो जाएगा। बोर्ड के ऊपर वाला। बोर्ड का बंद करें। हाँ ये ठीक है नहीं यार, इधर उधर की पोजीशन बदल लो ना, उधर बैठ जाओ। थोड़ा सा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले ठीक था कि अभी ठीक है? अच्छा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन universe attracts every other object वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। हाँ ये M1 और M2 वाली चीज दोबारा समझा। अभी बता रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ। विद ए फोर्स, तो फोर्स से अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? इस पर इधर की ओर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर की ओर फोर्स लग रहा है। विद ए फोर्स, ये इसकी ओर फोर्स लग रहा है और इस पर भी इधर की ओर फोर्स लग रहा है। तो विद ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू, जो किसके प्रोपोर्शनल है? विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, मास बढ़ाते जाओगे तो क्या फोर्स बढ़ जाए? ठीक है। अच्छा, इतनी बात तुम अर्पिता बता दो, ज्यादा नहीं पूछेंगे। ये पेन अर्थ को ज्यादा फोर्स से खींच रहा है कि अर्थ इस पेन को ज्यादा फोर्स से खींच रहा है? तो जो और सब लोगों ने कहा कि अर्थ इस पेन को खींचे, सिर्फ अर्पिता ने बताया कि दोनों इक्वल फोर्स है। बहुत बड़ी बात। कोई नहीं बोला। हम समझ जाते हैं कि किससे पूछना, कि मतलब अगर ये पेन छोड़ा जाए तो ये पेन अर्थ की ओर गिरेगा कि अर्थ इसकी ओर आएगी? पेन देखा, सिर्फ यही बता पाए कि अर्थ इसकी ओर भी आएगी। और कोई बता पाए? हाँ, ये भी बताएंगे, दोनों ही। मैं ये छोड़ रहा हूँ हाँ, ये- तो अर्थ ऊपर आएगी तो मैं ऊपर क्यों? हाँ, ये सही बताएंगे। दो अब तीन हो गए। ये चीज होती है। नहीं समझ में आया क्यों ऊपर आएगी अर्थ? अभी जब समझाएंगे चीजें समझ में आएंगी। मैं थोड़ा जानकारी ले रहा हूँ। देखो, सब गिरा दो ये एक भी एक। आ गई। सारे पेन एक साथ गिरा दो अर्थ ऊपर आ जाएगी। नहीं आई वही थोड़े पेन छोड़ा, वो अर्थ ऊपर आके इधर पेन नहीं, अरे वो अर्थ बहुत कम आती होगी ना कि हमें दिखती नहीं होगी। देखो, प्रॉपर टेक्निकल रीजन के साथ कितनी आती होगी वही अभी कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये देखो, सुने, अब आसान। यहाँ तक बात सुनो। एवरी
ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स। कल का एक वीडियो देखा था आपने जो हमने भेजा था, कल की क्लास लैब से उसको देख लेना, ठीक है। अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी ये फोर्स दोनों में लग रहा है तो दोनों मास के प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों मास का प्रोडक्ट करो वही फोर्स है। फोर्स जैसे आपने देखा था ना कि बताओ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल फोर्स था कि नहीं। ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा मोमेंटम में। उसी तरीके से मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। बताओ सन और अर्थ के बीच ज़्यादा फोर्स है कि अर्थ और मून के बीच? कैसे ही नहीं पता चला? क्योंकि सन में 10 लाख अर्थ आ गई तो इन्होंने मालूम है इतना बड़ा मास जरूर ज़्यादा फोर्स होगा। मास के आधार पर बताएंगे नहीं। और कहाँ मून छोटा और छोटी अर्थ तो उनके भी दो, जैसे एक मास इतना बड़ा और एक इतना बड़ा, तो इनमें ज़्यादा बड़ा है कि इतने और इतने में प्रोडक्ट सही है कि नहीं? तो किस में ज़्यादा फोर्स है? सन एंड अर्थ। बोलो। सन एंड दैट इज जो बड़े चीजें होंगी उनमें ज्यादा फोर्स होगा कि नहीं। सो इस तरीके से द एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद ए फोर्स तो masses विच के इज basis डायरेक्टली पे प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। रिपीट करो, रुक जाइए, सुनो। Every object attracts the other object. एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स Universe attracts other object with a force which is directly proportional to their mass. नहीं बोलो। Every object in universe attracts every object which is directly proportional to their masses. अरे कैसे बता रहे हो? अंशिका बताएंगे। Every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses. ये भी बता रहे। Every object in universe attract to other object with a हाँ बोलो। every object in universe attracts every other object with a force in which Which is directly proportional to product of their mass. एक मिनट every object in universe attract आपसे जरूर पूछूं। चलो बोलो। Every object in a universe attract every other object within directly proportional to their masses. Proportional to their product of ठीक their है, which is masses. directly proportional to product of Their masses. their masses। अच्छा ये बताओ कि अगर उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। कम होगा। कम होगा। पास मैग्नेट पास रहते हैं तब ज्यादा चिपकते हैं कि दूर? पास रहता है। तो डिस्टेंस बढ़ाने पर तो फोर्स कम हो जाएगा ना। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो रहा है कि नहीं? इसको कहते हैं, सुनो, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे एक चीज बढ़े तो दूसरी घटे। बताओ हमें एनर्जी लेवल जब छोटे थे तब ज्यादा था कि जब बड़े होते जाते हैं तब ज्यादा होता है? जब छोटे थे तो हाथ पैर कैसे हिलाते थे, अब बड़े हैं तो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से तो आप समझो एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज घट रही हो, उसको क्या कहते हैं? कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गई बात की नहीं? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड inversely proportional to square of distance between them। इतनी बात समझ में आ गई? साक्षी रिपीट करो। यानी ये इसके प्रोपोर्शनल है और बोलो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है? हाँ, यानी बी बढ़ेगा अगर बताओ इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी जो फोर्स है वो इसके अनुक्रमानुपाती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। सुनो, और डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स कम हुआ ना, बहुत दूर चलेगा दोनों प्लेनेट तो उनके बीच फोर्स लगेगा। तो
तो अब मुझे बताओ, यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जरा बता दे। Sir, एक मिनट सर। Every object in universe attracts every other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between. अवनी ऐसे कैसे करेंगे सौम्या? Every object in universe attracts every other object in universe which is directly proportional to विद a force with a force which is directly proportional to the product of their masses and it is inversely proportional to square of distance between them. एकलव्य Every object in universe attracts every other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. बेटा ट्राई करो सर। Every object is universal. Every object in universe attracts every other object in universe. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, किस फोर्स से? विद ए फोर्स। थोड़ा और देखो, मुझे बोलो। यशिका Every object in universe, every object in universe attracts every other object with a force. ठंड लगे तो बता दो। नहीं लग रही directly proportional to product of their masses. मैं से पूछ रही And it is check कर दो काम कम कर। तो मुझे तुम्हें बताना चाहिए था यशिका, तुम रुक क्यों रही हो? तुमसे तो उम्मीद थी। चलो अभी समझो कि मान लो जैसे फोर्स है तो मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, तो न्यूटन ने क्या बताया? ठीक है, product of mass. हाँ, तब फोर्स डिस्टेंस बिटवीन देम, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, ये चीज बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। अच्छा, और फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? distance square. Inversely के लिए भी same है. इनवर्सली करने में 1/, में आ गया ना। ये पेन का कलर अलग नहीं लग रहा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब आगे देखें। आंखें खराब हो गई है मेरी। तो अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो कलर d माइनस हो जाएगा. बोलो डी बढ़ेगा तो एफ क्या होगा? सुनो, d के साथ ठीक है. स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ब्लू का ठीक है। क्या आता है? मैंने मेरे पास blue है। अब देखो, तो सर अगर उसने ब्लू इंक डाल दी। हाँ, दैट इज m1 m2 by d स्क्वायर। इतनी बात समझ आई? सर, हाँ, आपने पेन में ब्लू इंक डाली। ब्लू निकाल लिया, अब ब्लैक ही ला। वे ब्लू है। तभी तो मेरे को लग रहा है आधा ब्लैक ब्लू। मेरे को लगा मेरी आंखें खराब नहीं हुई। मुझे वही लग रहा था मेरी आंखें बर्बाद. कलर अच्छा, चलो देखो, यहाँ तक बात समझ आ गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो इन सब के प्रोपोर्शनल है, डी बढ़ेगा। अच्छा, ये पूरी क्वांटिटी ही एफ है। अच्छा बताओ, जैसे जैसे तुम डिनोमिनेटर बढ़ाओगे ये क्वांटिटी छोटी होगी कि बड़ी होगी? बड़ी अरे, छोटी मतलब नीचे की चीज को बढ़ाता चला जाऊं तो बोलो क्वांटिटी छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी। और ऊपर की चीज बढ़ाते चले जाओ, क्वांटिटी बड़ी होती मास जाएगी. बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि यही फोर्स है। तो एक नहीं समझ में आ अब रहा जरा है. देखो, अभी समझ में आएगा, अभी 2 मिनट रुको, बस मैं समझा दूं, 2 मिनट रुक जाओ। तो अब जरा देखो कि मान लीजिए वेयर, इसको लिखो gm1 m2 by d स्क्वायर। वहां यहाँ g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। ये भी न्यूटन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। हमेशा स्मॉल रहता है। अच्छा, whose value is नहीं, वन नहीं लिए, that is 1.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg minus 2। सर जरा सुनो, अभी ये सब बताएंगे। सर जी स्मॉल नहीं है सर, स्मॉल जी बताया था मैंने, बिग जी है। अभी रुक जाओ, सब कुछ बताएंगे। नहीं बिग भी है। यहाँ देखो कि ये हमारा क्या है बताओ, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर जी चाहे किसी भी मीडियम में हो, ये कांस्टेंट वैल्यू है। किसी भी मीडियम में, पानी में 2 मास है तब भी यही फोर्स लगेगा, हवा में है तो भी यही फोर्स लगेगा, वैक्यूम में है तो भी यही फोर्स लगेगा। यानी ये फोर्स वैरी नहीं करता। सर ये जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन आया फॉर्मूला, वो इन दोनों को मिलकर के बनाने इक्वेशन वाला, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, अब कंबाइन करने के बाद ये आया, अब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर दो 1 kg की चीजें 1 मीटर के सेपरेशन पर रखी है, सेंटर टू सेंटर, कहां से कहां तक बताओ, सेंटर टू सेंटर, और उनके बीच में 1 मीटर का सेपरेशन है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? ये दोनों एक दूसरे की ओर किस फोर्स से अट्रैक्ट होंगे? जरा देखो, जी की वैल्यू कितनी लिखें? 1.673 into 10 raised to power minus 11 -11 न्यूटन और ठीक है, वो लिख देंगे। अब kg into kg, जैसे इन्होंने कहा इसको लिखो न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर। चलो यहाँ लिख दिया। अब मास कितना है? m1 m2 की वैल्यू बताओ। 1 kg 1 kg into 1 kg 1 kg, अब kg पे -2 लगा दिया। 1 मीटर का और स्क्वायर। नीचे 1 मीटर 1 मीटर का स्क्वायर। अच्छा, अब जरा देखो, 1 तो सब कट गया ना, 7 3 into 10 to the power minus 11 देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg -2, 2 kg यहाँ से इकट्ठे हुए। अब बोलो मीटर का स्क्वायर है, नीचे मीटर स्क्वायर इकट्ठा हुआ। 1 मीटर इंटू 1 मीटर में क्या आएगा? मीटर इंटू मीटर का मीटर स्क्वायर नहीं बनेगा? तो क्या इससे ये कटा और kg स्क्वायर से ये कटा? नहीं समझ आ रहा। क्योंकि -2 + 2 मिलकर 0 ना हो जाए। डी में, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। कभी भी ये, जैसे आपको मालूम है, ये देखो, सर फैन अभी रुक जाओ, फैन ये कि अब कुछ और बातें करें कि ये देखो, क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, और क्या ये आपस में एक दूसरे की ओर आते हैं? तो इनके भी बीच एक अट्रैक्शन फोर्स है। इसको किसने बताया? क्या न्यूटन ने बताया? इसको किसने बताया? कूलम्ब्स लॉ। किसने बताया? कूलम्ब्स लॉ। उन्होंने बताया अगर इसका चार्ज Q है और इसका चार्ज Q है, या इसका चार्ज E ले लो और इसका P, तो उन्होंने कहा इनके बीच लगने वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? E के चार्ज के और P के चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, और साथ में उन्होंने कहा कि ऐसा करने से पहले 9 into 10 to the power 9 का और मल्टीप्लाई, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ में ये इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को पास लाऊं तो मैंने उसके लिए कुछ काम किया, तो जब भी तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा काम खो जाएगा कि बचा रहेगा? मतलब अच्छा, फिर सुनो, मैंने ये सुनो, ये गुलदान उठा के आना, फूल का गुलदस्ता, फ्लावर, तो गुलदान उठा के ऊपर रख दिया। अब मैं 100 साल बाद मेरे बच्चे के बच्चे आए और वो उस गुलदान को गिराएं, तो क्या उनको वो काम मिल जाएगा जो मैंने इस पे चढ़ाया है? मतलब मिल जाएगा, क्योंकि वो गुलदान गिरेगा। और जो काम हमने उठाने में और रखने में किया, क्या वो हमारा वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो गया? किसी ने एसी उठा के वहाँ चढ़ा दिया, अब एसी गिरे तो बहुत साउंड हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो हमने किया
लेकिन 100 साल बाद आके भी कोई अगर एसी गिरा है तो क्या उसको काम मिल गया? तो वो वर्कडन में मिल जाएगा। वॉट एवर यू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी योर वर्क गेट कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितनी चीज ऊंची रखी है उतनी उसमें ज्यादा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। वो गिरे वहां से, हथौड़ा यहाँ से गिरे तो क्या नीचे की चीज न तोड़ दे? बात समझ आई? तो इफ यू डू वर्क किसके अगेंस्ट में? एनी लॉ विच इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर। ये पूछ रहे हैं इनवर्स स्क्वायर क्यों? तो अगर तुम इसी तरह इलेक्ट्रॉन को पास लाओ, काम करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि रिपल्सन है, और जैसे छोड़ोगे भागेंगे क्या? क्योंकि आप प्लस करके पास ला रही हो, आना नहीं चाहते, 2 इलेक्ट्रॉन पास आना चाहते हैं क्या? 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। और मान लो तुमने फोर्स लगाया तो तुमने किसके अगेंस्ट काम किया? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में। और लेकिन जब छोड़ोगे तो क्या होंगे बताओ? रिपेल होंगे। तो तुम्हारा काम कंजर्व हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। और अगर जब तुमने वो दीवार हटाई, भागे और काम किया। डिस्टेंस का मतलब है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जिनमें लगता है वे सभी फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स हैं। अगर मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट में इसे मूव कर रहा हूं तो मैं उम्मीद करूं कि आ जाए यहाँ, ठीक हो गया। लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठा के रखूं तो मैं उम्मीद करूं कि मेरा जमा हो गया, अब ये गिरेगा। तो फ्रिक्शन में इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं लागू होता। और किस में लागू होता है बताओ? इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का ये नाम। इसके लिए आपके में अलग से कॉलम बना भाई इनवर्स, नहीं तो ऐसे ही क्यों क्वेश्चन पूछते। बहुत बड़ी बात की इन्होंने कि सर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ हमारी बुक में तो जगह जगह दिया हुआ है और आप इसके बारे में चीजें नहीं बता रहे हैं, ठीक है? देखो समझ में नहीं आया मेरे को। अभी समझ में आ जाएगा। मतलब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, मैं इनकी इंटेलिजेंसी तो बता दूं, समझाना तो बात की बात है। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है किस लेवल पर, तो क्या वो हम न देखें कि इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब है? बात की नहीं कि आप क्वेश्चन का लेवल भी तो देखो कि कहाँ से पिकअप किया इन्होंने क्वेश्चन। चलो ना, अब आगे की बात करें तो जैसे यहाँ पर भी वही चीज है। तो अब बताओ इनके बीच कितना फोर्स होगा? 9 × 10⁹ और इसके चार्ज कितने होते हैं? और इसका चार्ज कितना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड लो। सर एक में माइनस, एक में प्लस से लगा। माइनस प्लस लगा सकते हैं अगर वो हमें लगाना होगा डायरेक्शन से, नहीं तो डायरेक्शन हम अलग से देख लेंगे कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो, ले लो, मान लो हमने 1 मीटर रखी है तो क्या ले लो? 1 मीटर। अब समझ में आ गया? ऐसे ही 2 चीजें हों तो उनका हम ले सकते हैं मास। तो सारी चीजें कर ली तो क्या न्यूटन में फोर्स आ गया? समझ में आएगा। तो 1.673 × 10⁻, ओके, इतनी बात देखो। अब जरा देखो कि यूनिट ऑफ जी, हाँ यूनिट ऑफ जी, ये जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दैट इज गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में इसकी यही वैल्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम। तो इसकी जरा देखो, F के साथ में किसका मल्टीप्लाई कर दूं? MA। देख लो d स्क्वायर का किया है। अच्छा डी। और M1 M2 को किधर ले जाऊं तो वहां सिर्फ क्या बचेगा बताओ? जी। फिर से देख लो, F क्या होता है? G M1 M2 by d स्क्वायर है। बोलो ये इधर ले गए, ये इधर ले गए और ये नीचे ले, तो इधर क्या बचा? d स्क्वायर ऊपर ले गए, इधर तो इधर क्या बचा? अब बताओ यूनिट ऑफ F क्या होती है? न्यूटन। और यूनिट ऑफ D क्या होती है? और इसकी यूनिट केजी। तो और ये हो गई यूनिट ऑफ जी। तो बोलो क्या ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 है? दैट इज यूनिट
ऑफ जी। तो इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा सौम्या, सारी चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे समझ में आएंगी। कुछ पहले समझ में आएंगी, कुछ नहीं बाद। आ रहा कुछ। ठीक है, थोड़ी देर वेट करो। अच्छा, अब आगे की बात समझते हैं कि ये जो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स है क्या? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेचर देखो, नेचर ऑफ फोर्स, ये कैसा होगा? नेचर ऑफ फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स। व्हाट डज इट मीन बाय सेंट्रल फोर्स? सर आपने वहाँ पे g की वैल्यू 1.67 into 10 पे पावर -11 लिखवाई है ना, और यहाँ पे बुक में लिखा है वैल्यू ऑफ g इज 6.673। उसको ठीक करो, 60 लिखो, वो नहीं है, और भी कहीं गलती की है? नहीं बस 6.63 सब ठीक है। अब जरा देखो, ये सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है? अगर मैं दो मास को छोड़ूं, देख लो, तो ये सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन की तरफ आएंगे कि ये इधर भागेगा? सर इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा ना उधर। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा, तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिया है, बाकी सर ऐसे- सेंटर टू सेंटर मिलाने में लाइन लाइन लगाया नहीं माइनस। ठीक है, इधर तो नहीं जाएगा ना? नहीं, तो इस तरीके से कैसा फोर्स हुआ? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स हुआ। The magnitude of force does not depend on, repeat, पूरा करो सेंटेंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? ये ठीक बता दी, मीडियम। देखो, ये तेज बच्चों की निशानी है ना, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि वाटर में रखो, चाहे एयर में रखो, चाहे वैक्यूम में, ध्यान रखो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स does not, तो मतलब किसी भी चीज को किसी भी मीडियम में रखो वो मतलब उतना ही है, उसकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं है। पानी Medium में भी दो मतलब ऑब्जेक्ट के बीच उतनी ही ग्रेविटी है, और सब्जेक्ट, मीन्स अगर हम दो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो उनकी उनके बीच जो फोर्स है, उनके बीच का फोर्स सेम रहेगा। उनके बीच जो फोर्स है उसे पानी में रख दो तो भी उतना ही है, पानी से निकाल दो हवा में रख दो तो भी उतना, वैक्यूम में डाल दो तो भी। नहीं, अगर अलग अलग हाइट्स पे रखा है, अलग अलग हाइट डिस्टेंस रखो, पे, तो अब- अलग होगा ना। तब तो अलग होएगा ही, लेकिन मीडियम के बदलने से नहीं बदलेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम के बदलने पानी में रखने पर भी वही रहेगा उतना ही, से चीज तो वही चेंज नहीं होता, इसीलिए इसे यूनिवर्सल कहते हैं, वर्ड लग गया। मतलब किसी भी मीडियम में रखा हो, उनके बीच जो फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स, वो नहीं बदलेगा। दोनों ऑब्जेक्ट के एग्जांपल दे हैं? दो जैसे क्या उनके बीच तेल डाल दो 2 किलो के बांट के बीच में, सर तो भी एग्जांपल उतना ही देके force समझा। बात यानी समझ में आया? मास चेंज करेंगे तो दो मास नहीं चेंज करो, ये दो वेट है, ये देखो, ये दो वेट है, और इन दोनों वेट के बीच में फोर्स लग रहा है, ये देखो, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, एक ने दूध डाल लिया इसमें, एक ने तेल डाल दिया, एक ने घी डाल दिया, तो बोलो किसके केस में फोर्स सबसे ज्यादा होगा? मास पे डिपेंड करता है। मास पे डिपेंड करता, मीडियम पे तो नहीं करता ना, वही चीज कही जा रही है। बोलो, ये जी वाला कुछ भी समझ नहीं आया समझ में आएगा ये भी नहीं आया। कि मीडियम बदलने से फोर्स नहीं बदलता, मास के चैप्टर में बदलने कुछ से नहीं वो तो बदलेगा, आप मीडियम बदलते जाओ, कुछ बदलेगा फोर्स? ऑब्जेक्ट वही रहेगा बस ऑब्जेक्ट वहीं रखा है, उसके बीच में भरते जाओ कुछ ना कुछ, तेल डालो, घी डालो, पानी डालो, दूध ऑब्जेक्ट डालो। का कोई एग्जांपल दे दो। ऑब्जेक्ट दो चीज रख लो, जैसे example- बुक और पेन रख लो, उनके बीच में तेल घी डालते रहो, उनके बीच का जो फोर्स है। उससे क्या फर्क? तीसरी चीज, gravitational force is conservative force. If work is done against gravity, then our work get conserved. कंजर्व का मतलब संरक्षित रहेगा, जमा हो जाएगा, बैंक में जमा हो गया। आपने इस पेन को उठाने के लिए जो काम किया ना, और आपने रख दिया, आपका काम बैंक में जमा हो गया, 100 साल बाद आओ कह दो हम नया रखा था, अब गिरो पेन, काम करो जरा, वो गिरेगा, काम करते हैं अपने आप अपने आप गिरे, या उसके नीचे का कंस्ट्रेन हटा दो।
नीचे की चीज हटा दो अपने आप ही गिर जाएगा। वो तो ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी की वजह से तुमने चटाई उठाई और डंडा मारा तो उसके पार्टिकल गिरे कि नहीं? तुमने उसका साधने वाली चीज या कार्ड फ्लिक किया तो जब नीचे का कंस्ट्रेन हटा दोगी जिस पे सपोर्ट है तो वो गिरेगा। नहीं, आपने जो कहा वर्क कंजर्व वो वाला नहीं समझा। कंजर्व अब हम लिखेंगे तब समझ में आएगा, लिखे बिना नहीं समझ। तो इसका मतलब है इफ वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ, इनके बीच आपने रखा क्या है? मतलब वाटर है, वाटर एक मीडियम, तो वाटर रखने से इनके बीच में फोर्स में कोई बदलाव नहीं होगा। इफ वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी क्या? जी वाला अरे अभी तुम हर एक सेंटेंस के बाद नहीं समझ बोल रही तो कैसे समझ में आएगा? हाँ, वो अभी समझा देंगे, जो नहीं समझाएंगे वो समझा ही देंगे, ठीक है? तो अब जरा देखो, इफ वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी देन आवर वर्क गेट कंजर्व। हमारा किया गया काम बेकार जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। सो आवर वर्क गेट कंजर्व, वर्क गेट कंजर्व इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी भी चीज में उसकी स्थिति की वजह से कोई एनर्जी होती है तो उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। और इसलिए सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वेरी गुड, यही संरक्षित बल है, कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत बड़ी बात बोली है। सो तो वही तो बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई? तीसरा नेचर। अच्छा, मैं इस पे धक्का दूं तो ये चलेगी क्या? तो कुछ फोर्स होते हैं कांटेक्ट फोर्स, छूने पे होता है, और सन और अर्थ एक दूसरे को छू रहे हैं क्या? नहीं। वो फोर्स होते हैं एट ए डिस्टेंस फोर्स। फोर्स दो तरीके के हैं, तो बताओ ये फोर्स एट ए डिस्टेंस फोर्स है कि कांटेक्ट? छुएगा जब अर्थ सन को तभी क्या फोर्स लगा रहा है? क्या अभी नहीं छू रहा है ये पेन अर्थ को तब फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो ये एट ए डिस्टेंस हुआ कि नहीं? तो कांटेक्ट कौन बोल रहा है? दो तरीके के फोर्स होते सब बोल रहे हैं। तो ये जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एट ए डिस्टेंस फोर्स है कि कांटेक्ट फोर्स? At a distance force. हाँ, सर so, समझा के बताया। अब लिखो, है ना? तभी नहीं, फोकस, वो तभी आंखों- अट्रैक्शन आता है। वो आंखों में चुभती है। चुभती नहीं तो है, आंखें बंद कर ले सर, बोल रहे हैं ना तो दिखती जा। उससे आपको कोई चीज दिखती है, जो दूर रहे उनके लिए दिक्कत होती है ना। मुझे तो इसको भी है ना, मेरे को भी थोड़ी चुभती है। मेरी भी खराब। पहले हमें लगा जादू कैसे हो गया, ब्लैक में ब्लू इंक कैसे मिक्स हो सर गया? फिर ब्लू डाल रहे हैं। ब्लैक खत्म हो गई है ना, मेरे घर पे भी है बोर्ड मार्कर। ये कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है, जब कभी कभी लड़कों को बता blue दिखने लड़कियों लगता में है। क्योंकि बहुत जल्द मांगी है। ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, वही तो ब्लैक ही तो है। अल्बर्ट आइंस्टाइन आदमी था। So, ऑप्शन क्या बताया? आदमी था। तो जैसे हमने चौथा पॉइंट बताया, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, एंड इट इज, दिस फोर्स इज, देख कंजर्वेटिव लो फोर्स। कितना तेज है बच्चा, कह रहा एट ए डिस्टेंस फोर्स। कोई नहीं बोला, लेकिन सिर्फ सनी बोला। कैसे मालूम इतना तेज है? दिस फोर्स इज एट ए डिस्टेंस फोर्स, ये एट ए डिस्टेंस फोर्स है, एंड नॉट ए कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स तो नहीं ना कि छूने पे ही फोर्स लगे, नॉट ए। सर नोट्स में आपने पूरा ही चैप्टर दिया है। देख लो बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि दिस इज लॉन्ग। ये मैं वही कहूँ कि कहाँ से बोले सारे पॉइंट, बोल दिया लॉन्ग रेंज फोर्स। अरे हाँ, कैसे ये इतना जानती है? आज जो नोट्स बोल रखे होंगे, ये तो कैसे जान रही है?
मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब देखो लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब है ये सन है और ये अर्थ है। कुछ समझ नहीं आ रहा। 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है और तब भी फोर्स लग रहा है। 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर फोर्स लग रहा है। 14 करोड़। एक मिनट, ये कितना होता है? 14 कितना? साइज कितना बड़ा साइज? अच्छा 1.5 into 10 to the power 11 मीटर इतने दूर है, फोर्स लगे जा रहा है। लॉन्ग रेंज नहीं हुआ, इट इज लॉन्ग रेंज। सर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि नेचर ऑफ फोर्स डिफाइन? हम किसी भी चीज को डीपली समझाएंगे, चीजें आपको बेसिकली समझ में आ जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इसके कौन कौन से। कितना होगा सर? अब ये देखो, एक बार मैं ये बता दूं आपको कि इसमें जी कैसे कैलकुलेट होता है। फिर से देखो कि अब कैलकुलेशन ऑफ जी, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ जी, वैसे तो कैवेंडिश ने किया था, कैवेंडिश बुक में लिखा हुआ है। सो एफ किसके प्रोपोर्शनल है? m1 m2 अपॉन और एफ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कंबाइनिंग देम, इनको क्या करो? कंबाइनिंग देम, तो एफ क्या हो गया? m1 m2 by d। सर ये लोग बोल रहे हैं ये वाला टॉपिक आ ही नहीं रहा। इसके बिना ग्रेविटी है ही नहीं। अब ये देखो, तो F इज इक्वल टू क्या हुआ? g m1 m2 d स्क्वायर। नाउ अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ g। तो वेयर g क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जैसे उसमें k नहीं दिया था, नीति तो सर ये अभी जो फॉर्मूला बना है f इज इक्वल टू g m1 m2, ये क्या है? ये जो बना है ना, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और वो यही? मोशन का हाँ? सर साइड में लिख दो, पहले जो f इज इक्वल टू f वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। ये जो आपकी बुक है पूरी न्यूटन की बनाई हुई है, सारे चैप्टर न्यूटन ही के पढ़ रहे हैं। तो बायो किसने बनाया? फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, बायो कोई और बनाए। सर हाँ लिख दो ना, वो जी, किस का है? suppose का। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, वो f इज इक्वल टू g। हाँ, ये ना। सो दिस इज फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख दो। ये F यहाँ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। एंड इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? नो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक ठीक है, एक दो वर्ड नहीं लगाने, आगे वर्ड लगाने थे, पीछे वर्ड लगाने। भाई सही है। सही तो बोल रहे थे अब सर। देखो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ जी। हाँ बस ये तो देख लो, अब यहाँ से आगे बढ़ो, तो मुझे बताओ कि F में किसका मल्टीप्लाई करोगे? d स्क्वायर का। तो क्या M1 M2 नीचे आ जाएगा d स्क्वायर और उधर G बचेगा? इन सब की अगर यूनिट लिख दी जाए तो क्या यहाँ यूनिट ऑफ G आ जाए? हाँ तो मैं लिखता हूँ F की यूनिट क्या है? बोलो। न्यूटन। D की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। स्क्वायर करो। और M1 की मास की यूनिट केजी। K स्मॉल रहेगा। और ये हो गई यूनिट ऑफ, क्या ये यूनिट ऑफ G हो गई? तो फिर बोलो क्या हुआ? सर हाँ ऑनलाइन क्लास में कोई है क्या? हाँ, ईशान है। सर फोन नीचे सर का फोन एनिमेट इतनी जल्दी सर कैसे फोन नीचे कर दिया है। उधर मूवी देख के आए हैं, लोग मूवी देख के आए हैं। mm स्क्वायर लिख दिया, हमें बोला। अच्छा, इसको थोड़ा नीचे कर दें, फिर दिखेगा। तूने देखने क्या था? मैं पूछने वाला कैसी है। मम्मी पापा अरे भाई अब तो सुधार है। हाँ बहुत सुधार। तूने की सर वो 1.5 ना 5 बजे ये आ गई समझ में बात? सर m कर दो उसको। क्या? m स्क्वायर ये चीज आ गई?
तो वैल्यू ऑफ g is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg minus 2. Newton meter square kg minus 2. Value of g is equals to 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg minus 2. अब जरा देखो मम्मा ये तो ये वैल्यू मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू है ना इसका कैलकुलेशन बताए जाएंगे ना 10th में। अभी क्यों चक्कर पड़ रही है? एक पेज का कैलकुलेशन है पहले उसको निकालना। अभी 2 लेड की गोलियां लो, फिर उसके बाद उनका मास निकालो, फिर टॉर्क निकालो, उतना सिखाना पड़ेगा तब तो जाके। सर गोलो हाँ? ये सब कैवेंडिश ने किया। हाँ मेरा भाई बोला 9th पढ़ ली तो 10th इजी होता। भाई तुम्हारा भाई सब तुम्हें सिखा देता, लेकिन बाकी बच्चों का भी तो ख्याल करो। ये क्या टॉर्क क्या आ गया टॉर्क क्या आ गया अब देखो, जैसा कि सौम्या ने बताया कि सर एग्जाम्पल 10.1 में क्या कहा गया है? मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 into 10 to the power 20. किसी को ये पता है एक मून में, एक अर्थ में कितने मून आते हैं? 20 So mass of Earth is 6 into 10 to the power 24 kg। और ये बताओ मास ऑफ मून क्या है? 7.4 into 10 to the power चलो अब इनके बीच के डिस्टेंस क्या 3,84,000 किलोमीटर? हाँ सबको मालूम है दिया क्या होगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है? 3.84 into 10 to the power 5 तो अब हमें इसे किसमें बदलना होगा सौम्या? मीटर So 3.84 क्योंकि किलोमीटर तो ऐसा ही सिस्टम नहीं है। मीटर तो क्या 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर into 10 to the power 5 into 10 to the power 3 बताओ कितना हुआ? 3.84 into 10 to the power 9. सही है? अब जैसा कि फोर्स क्या होता है? G मास ऑफ अर्थ अच्छा अभी बाकी है। मास ऑफ मून तो G की वैल्यू क्या रखें? G की वैल्यू 6.73 into 10 to the power minus 11। मास सर ऐसी पढ़ा तो 6 into 10 to the power और ये 7.4 into 10 to the power और डिवाइडेड बाय 3.84 into 10 power 5. 8 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगाएंगे स्क्वायर 2 दिन पहले की बात है, हम जब 2 दिन पहले हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे ना, फोर्स था mv minus mu divided by t। अब ये क्या है? फोर्स है वो मोशन का है। फोर्स चेंज कैसे हो गया? हाँ यार वो तो बहुत सही बात है। एमए ये था ना वो मतलब जो चीज है, कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। कह रही है कि ये देखो एक बार समझ लो, कोई अगर टेक्निकली इतनी बड़ी बात बोल रहा है सही में तो उसका भाई इंजीनियर है ना, ऐसा नहीं वो बोल रही है। ये देखो ये अर्थ है, ये मून है, कह रही है ये माना ये माना कि इस पर FG आपने जो कह दिया मैंने मान लिया। अभी आप कैलकुलेट करके 2 into 10 to the power 11 निकाल दोगे, वो तो हमने भी कई बार निकाला है। वही है FG क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। FG FG बोल दो, ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे मतलब है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही। तो मतलब कि अब चलो FE लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो FE लिखते हैं।
ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एफ जी लिखते हैं एक जानने के लिए, अच्छा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए एफ जी लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक नई बात सौम्या ने कर दी, बोले कि ये एफ जी तो सर मैं मानती हूँ कि आप अभी थोड़ी देर में 2.01 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन निकाल दोगे हमारी आंसर मालूम है सबको। लेकिन कह रही सर इससे हम ये कैसे पता लगाएं कि मून कितनी तेजी से अर्थ की ओर एक्सीलरेट हो रहा है। तो ये कह रही हैं कि क्या मैं इस एफ की जगह एम ए रख दूं और मून का मास रख दूं। भाई सुनो, समझ लीजिए बात को, आपको एक फोर्स पता चल गया, ये फोर्स है ना, क्या ये फोर्स अर्थ पे लग रहा है कि मून पे? दोनों के। क्या ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है? और दोनों पे इक्वल लग रहा है? तो यही नेचर है, जो भी फोर्स होता है वो कैसा होता है? जो अर्थ पेन पे फोर्स लगा रही है वही पेन किस पे लगा रहा है, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से खट से चला गया, और इसने जो उतना फोर्स लगाया तो क्या उससे इस अर्थ को खींच पाना मुमकिन था? नहीं। तो हल्की सी आई है, आई है लेकिन हल्की सी आई। वो कितनी आई है? बहुत मिलीमीटर के भी नाप में से। अब जरा दो। अच्छा ये बताओ, मून अट्रैक्ट हुआ? कह रही है कि सर मुझे तो ए निकालना है एम ए से, तो यही एम ए रख दो, अब मून का मास रख दो यार। तूने क्या एफ तो हमेशा सुनो, जब समझोगी तभी है ना, ऐसे तो नहीं है कि मान लो कि पेन चबान है, सर पेन चबाता है, हमारा चीकू भी मुंह से सब चीज उठाता है। उसको भी अगर अपने उसको पेंसिल बॉक्स में दो, कॉपी सर उठाओ तो मुंह से उठाए। अब जरा देखो, ये तो नहीं है कि गाय की नाद हम सब लोग मुंह से खाना खाएं तो। अब जरा देखो, अगर हमारे पास फोर्स आ गया 20 न्यूटन, कुछ फोर्स आ गया यहाँ से, तो ये पूछे सर हम फिर एक्सीलरेशन कैसे निकालें? तो साक्षी ने कहा उसको आप एम ए से कैलकुलेट कर दो और मून का मास रख दो। कोई जो ऑब्जेक्ट है ना, मून पे एक्सीलरेशन निकालना है तो मून का मास डाल दो और एक की वैल्यू आ गई। फिर से समझो, ये इसकी वैल्यू मान लो 20 आ गई, और ये किस पे तुम निकालना चाहते हो? मून पे? ये मून कुछ भी आए, हमने दिखा दिया समझाने की वैल्यू 20 तो आ गई। एफ किसको कहते हैं बताओ? क्या यही सेकंड ऑफ मोशन है? हाँ। यही सबसे फंडामेंटल है। बट ये तो एफ जी है ना, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन है तो फोर्स। फोर्स चाहे हम धक्का दें, चाहे इंजन लगाए, चाहे ग्रेविटी लगाए, चाहे इलेक्ट्रिक हो, है तो फोर्स। क्या वो एमए नहीं होगा? तो लगा रहा है एमए। अब जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, अर्थ किस पे फोर्स लगा रही? क्या मून पे? अब मून पे ही तुम्हें एक्सीलरेशन चाहिए, तो मून का मास नहीं रखना पड़ेगा, जिस पे फोर्स लगा रख दो। कितना होता है मून का मास? 6 ये बताएं सबसे अच्छा। 7.4 into 10 to the power 22 kg। सही बताने से नहीं, पहले बताने से होता है। पहले ये बताएं। क्या है? तेरे को बताया क्या मैंने? तो इससे ए आ जाएगा। ठीक है, अब आप टेक्निकल पॉइंट समझ पाए ना, जो सौम्या बोल रही थी कि सर जो आप कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन बाद में आप इसमें एमए करके ए भी निकाल सकते हो। इस बात का भी ख्याल रखना, ये हम लोगों के वेलफेयर के लिए बताएंगे कि ठीक है सर आप जो कर रहे हो वो सही है, आप फोर्स निकाल रहे हो। नहीं समझ आ रहा। सुनो, फोर्स तो निकाल लिया, तो ये जो फोर्स निकाला, क्या अर्थ पे भी वो फोर्स मून की ओर लगेगा और इस पर भी? हाँ। अच्छा, ये फोर्स अर्थ पे भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। तो मान लीजिए अर्थ पे कितना लगा? 2.01 into 10 to the power 21 आ जाएगा, अब मून पर भी इतना आ जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ ठीक है इतना फोर्स लग रहा है, और ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है, और आप इसे क्या एमए के बराबर कर दोगे, और जिसमें मास किसका रखोगे? मून का। जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है दोनों पे अर्थ के केस में भी रखोगे एमए, तो मास अर्थ का रखोगे। किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो तो उसी का तो मास रखोगे। अगर हमें मून का निकालना है तो हम मून का ही रखेंगे। और भाई आप एक पत्थर को खिसका रहे हो तो क्या पत्थर की जगह मोती का मास लोगे? नहीं, पत्थर जब मोती को खिसकाओ तो मोती का मास लो। तो बात समझ आई? उसी फोर्स से ये मोती खिसक रही है, कितनी तेजी से गिरी, और उसी फोर्स से ये पत्थर अर्थ खिसक रहा है, तो नहीं खिसक? हमें तो फील होता है। अब समझ में आई बात कि नहीं? उन्होंने क्वेश्चन के बीच में पूछा तो मुझे बीच में बताना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन इतना बेहतरीन था। मतलब वो आप समझो कि कितनी नई साइड थी, पूरे क्लास के वेलफेयर के लिए था।
अब हम क्वेश्चन पे फिर से आ जाए। से भी हमें पता चलता है क्या? इससे पता चलता है कि ये किस भाई की बहन है। छोटू से भाई की बड़ी सी बहन है। आप देखो, इंजीनियर भाई की बहन है। नहीं तो नॉर्मल आदमी कह ही नहीं सकता कि सर इसी फोर्स को आप एमए कर लेना, वो कहेगा? नहीं, ये सिर्फ मैंने बताया। अच्छा मुझे गरिमा से बोला मैंने, इससे बोला क्या? तो सामने से बोला। वो जो पंच आती है उसमें भी प्रोटीन ये तो समझिए कि ऐसे ही है। प्रोटीन में डुबो के प्रोटीन चॉकलेट शेक में डुबो के लाता हूँ उसको। देखो आ जाती है तरह से। 7.4 और नीचे क्या लिखे हैं? 3.84. 3.84 है। अच्छा आप देखो, और यहाँ क्या लिखे? 10 to the power -11 प्लस 24 और 22, नीचे कितना आया? 10 to the power 8 into 10 to the power 8 क्या हुआ? 10 to the power 8 10 to the power 8 10 to the power 16 देखा? अच्छा अब ये मुझे बताओ, सबको जोड़ के 46 हुआ? हो जाएगा 46 में से 11 माइनस करो। 46 से 11 35। तो यहाँ क्या लिखे हैं? 35 मुझे ना वो समझ ही नहीं आया पूरा स्टेप। सेम बर्बाद है। कुछ नहीं आता क्यों डाला हमने मेरे बर्बाद है। को जी की वैल्यू डाली, क्या जी की वैल्यू नीचे वाला स्टेप। जी की वैल्यू डाली, दोनों का मास डाला हाँ और उनके बीच का सेपरेशन डाला, उसका स्क्वायर किया। ये सारे न्यूमरल्स एक जगह लो और एक्सपोनेंट्स एक जगह लो। हाँ तो एक्सपोनेंट में -11 24 20 सबको जोड़ दो और नीचे 8 का स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया। अब हम इसको समझ में आ गई बात। अब हम जरा इसको कैलकुलेट करें। क्या यहाँ पर 7 क्या ये कह रहा है सर कि आधा हमने इस साइड लिया और आधा उधर। देखो इसे कह रहा है, जैसे वो था ना, सुन लो, इसे कह रहा है 6.673 मत लो, 6.7 लो। पढ़ो जरा सवाल में, बुक में कह रहा है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लो। कितनी लो? 6.7 तो हमें हमारा कैलकुलेशन बचेगा, क्यों नाम ऐसे ले रहे हैं? सही है? 6.7. 6 पॉइंट, ठीक है? सर हाँ हमने जो ब्रैकेट में हमें डिनोमिनेटर में था 3.84 into 10 to the power 8 का होल स्क्वायर, तो आधा हमने 3.84 और 3.84 इधर लिया और आधा उधर। हाँ तो एक्सपोनेंट्स उधर ले लिए, न्यूमरल इधर ले लिए। क्या है तो वो चीज़? 3.84 into 10 to the power 8 into 3.84 into 10 to the power 8 है। तो दो बार 3.84 इधर ले लिया और 10 to the power 8 into 10 to the power 8 फिर से बताएं, क्योंकि क्या चीज है? 3.84 into 10 to the power 8 into 3.84 into 10 to the power। तो इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो। सही है? 10 to the power 8 एक साथ कहाँ लिया? अरे लिया है, 8 जोड़ नहीं दिया, 16 नहीं है, पावर नहीं जोड़ोगी। अब जरा देखो, एक बात मुझे बताओ कि ये कितने डिजिट पहले डेसिमल है? बोलो। 2 डिजिट है और ऊपर 1 डिजिट और 1 डिजिट, 2 डिजिट यहाँ काटाओगे तो क्या यहाँ के 2 डिजिट हट जाएंगे? भाई जितने डिजिट नीचे के हटाओ उतने ही ऊपर के। बोलो, बात समझ आ गई? ऐसा ना करो, चलो डिजिट हटाया, ऊपर 100 लगाया और ऊपर के 2 डिजिट हटा नीचे 100 लगाया तो दोनों कट नहीं जाएंगे? ठीक समझ गए। फिर से समझो, 1 डिजिट हटाओगे तो 10 नहीं लगाओगे नीचे, और दूसरा हटाओगे 10 लगाओगे तो 100 नीचे लगाओगे, और इसको हटाओगे तो ऊपर 100 लिखोगी, ऊपर का हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगी, तो कट जाएंगे। तो 2 डिजिट पहले डेसिमल का 2 डिजिट के पहले डेसिमल से कटा। बोलो सही है? अब जरा देखो, इन दोनों को कैंसिल करो, ये दोनों 2 से कट सकते हैं? हाँ 2 से कटेगा तो क्या आएगा? 24 और ये कितना आएगा बताओ? 384 को काटो, 20 192 42 है। कितना है बताओ? सही है? 192 को 74 से काटो, क्या ये 37 है? और 192 को काटो तो 6, ये 96 आया। बोलो, अभी भी कटे। अब किसी से भी कटेगा? 3 से कट रहा है ना मेरा से। अच्छा 3 से कट रहा है, 3 से 3 और ये कितना आया? 2 देखो कितनी बात समझ आ गई?
ऊपर से जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ। ऊपर क्या बचे? ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 67 का 37 से मल्टीप्लाई करो। अब वापस करो। कुछ भी करो, आप मुझे बताएं। 67 बचा है और ऊपर कितना बचा है? 2479 अच्छा ठीक है। मेरे को और दिमाग में कुछ समझ में नहीं 10 to the power 35 2479 2479 है। हाँ आ गया। अच्छा नीचे का भी मल्टीप्लाई करो। 3.84 है। हाँ ये बचा था नहीं, और इसको सब्ट्रैक्ट करो जरा। ये क्या 19 आएगा? किससे किसको? हाँ 10 to the power minus 19 25 minus बोलो, 19 पूछो शिक्षिका पूछो। किससे सब्ट्रैक्ट? अब बस अपने नीचे बता। 114.8 सही है। 11 4.8 114 19 आ रहा है मेरा। क्या बता रही है नीचे का? 12288.2 1 अच्छा नीचे का इंटू 2 करना है। 2 ये करना और क्या 8 ये सही। 1 पे नहीं आएगा, ये है। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा अब मुझे ये बताओ कि सर हाँ जैसे आपने मेरे को हाँ? डॉट समझाया तो नीचे भी आ जाएगा लेकिन ये डॉट जो है वो 2 प्लेसेस पे है। हाँ तो 2 प्लेसेस पे था तो क्या हो गया? नीचे जितने प्लेस पे होता है उतने पे इधर लगाते हैं इस साइड से, है ना? अगर मान लो कभी भी 2.83 है और 3.8 है और इसके 6792 आया तो 3 डिजिट पहले आएगा, 1 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर। सर वो जहाँ पे आपने ME लिखा है वहाँ स्टार्टिंग में तो वहाँ पे वो पहला वाला जो M है वो कैपिटल होगा ना? नहीं कैपिटल नहीं ऐसा कहा था कि सर थोड़ा बोर्ड में कैपिटल है। बोर्ड में कैपिटल चल नहीं से ये वाला क्वेश्चन नहीं ये था ना? अब देखो सो अब हमारे पास क्या क्या चीज आ गई? अरे ये वही है यूनिट ऑफ जी। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ जी पे पढ़ना उसके आगे और कुछ नहीं किया। दोबारा लिख दिया। हाँ फिर वो सौम्या को बताना था ना। अब ये देखो इसे क्या लिखें? 479 Upon divided by 122.88 into 10 to the power 35 minus अच्छा ये डेसिमल हटाए तो क्या 2 जीरो बढ़ाए? बोलो क्या? एक डेसिमल हटाओ हाँ, 2 जीरो बढ़ाओ। हाँ तुम करो अच्छा ये बताओ 1228 है और ये क्या है बताओ? सारा इन दोनों को 2 से कट करो। 2 से करो जरा कट। सर एक सेकंड जब सर छोड़ दो इसे यही छोड़ अरे दो। अगर एग्जाम में कोई कैलकुलेशन में गलती हुई तो देखो 2 से तो पूरा एग्जाम खत्म। एक और पूरा क्या क्या 2 से कट करो। फिर से हाँ हो जाएगा 3 करेंगे फिर अब उसके बाद 1 पे तो नहीं जा रहा तो 0 लगा के दूसरा डिजिट लोगे। ऊपर करो जरा 61975 सही है। कितना आ गया बताओ? मैं 61 तक बता पाऊंगा 072 और ये क्या है? तो ये बताओ 2 टाइम जाएगा मल्टीप्लाई करो 2 2 जा और 2 7 जा कितना होता है और 2 3 जा 6 बोलो कितना बचा और यहाँ क्या बचा 5 और 1 डिजिट उतारो बोलो अभी अभी उतारा है और अभी अभी जा रहा है नहीं जा रहा है अभी नया डिजिट उतारा अब डिजिट उतारने पे ना जा तो 0 बढ़ाते हैं और डेसिमल लगा के 0 लगा दे नीचे उतार सर 20.174 मैंने नया डिजिट उतारा
नहीं गया जीरो लगाया डिजिट उतारा ना जीरो लगाया डेसिमल लगा के डिजिट उतारा तो जीरो लगाया डेसिमल लगा के डेसिमल लगाने से जीरो मिल जाता है ना तो 1 टाइम गया बोलो कितना हुआ सर 1741536 अब ये 2 यहीं छोड़ दो यही छोड़ना है 174 तक तो लिख दो यहाँ कितना है बताओ सर मैं कैलकुलेट मैंने बताया इतना कैलकुलेटर यूज सही है अब जरा देखो इसका टेस्ट हो अच्छा एक बात बताओ कि ये 20 है मैं इसे एक डिजिट कम कर दूं यानी इसमें से 10 बाहर निकाल दूं क्यों कर रहा है इसे देखो क्यों कर रहा है अब देखो ना काहे क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन नहीं बन रही ना तो फिर 100 भी कर हर एक चीज जो रिप्रेजेंट करना है एक चीज के बाद डेसिमल होना चाहिए पूरी बुक में हर जगह यही है बुक में तो पूरी फिजिक्स देख ली होगी और अब अगर नहीं मतलब अपने 2 डिजिट के बाद डेसिमल नहीं होना चाहिए एक डिजिट के बाद ही डेसिमल और आना अगर कर दिया हाँ हाँ समझ गई ये सही है कि नहीं हाँ है और अगर मल्टीप्लाई करके देख लो अगर 20 की जगह 22 होता तो फिर कैसे करते हाँ? 20 की जगह 22 कुछ भी होता 22.7 होता तो क्या उसे 2.27 into 10 ना लिख देते अच्छा अब इस वैल्यू को इस पर चढ़ा दो बढ़ा दो चढ़ाओ ऐड करो 20 वो 10 कैसे आ गया ये नहीं बीच वाला 10 ये- पे पावर 1 ये गलती हुआ है सर का नंबर कटे सर का नंबर कट बोलो गया 10 से डिवाइड करोगी और 10 से मल्टीप्लाई करोगी अब समझ में आया कोई भी चीज 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो सकती है ये 10 से डेसिमल इधर खिसक आया बोलो ये आसान लगा तो एक और 10 कहां से आया वो 10 काट दो 10 into 10 कर दो अब सही है काट इस दो 10 को यहाँ यूटिलाइज कर लो ये इसमें लगा दो कट भी तो जाएगा वो ऊपर नीचे और तो आया सर वो नीचे वाला 10 कहां से आया रेशनलाइजेशन करते हो तो ऊपर नीचे एक चीज से मल्टीप्लाई करते हो इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल रहे हो तो 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो अच्छा सर इसमें तो 2.02 आ रहा है तो वो आगे आना फिर से समझो अगर ये नहीं समझ में आया तो तुमको पिछला मेथड तो समझाया था वही समझ लेते ठीक है अब उसमें 10 बाहर निकालो क्या दिक्कत है हाँ नहीं ठीक है है नहीं है मल्टीप्लाई करके देख लो और उसको उसमें डाल दो हाँ इतनी तो मैथ आती है 9th में हो अब इतनी इसका आती है। नहीं दूसरा मेथड बताओ तो हम दूसरा तो दूसरा ही बताएंगे नहीं नहीं ये ठीक और फिर हमने जब 10/10 क्या होगा नहीं 10 10 काट दो वो कटवा ही नहीं है चल now that is state universal law of gravity नहीं नहीं अरे सर नहीं ये क्वेश्चन बिल्कुल मत करवाना सर मैं नहीं सर देखो या तो फिर ये पूरा ये करा लो सॉल्विंग वाला या तो फिर ये स्टेट यूनिवर्स लॉ find unit of g state nature सर 5 मिनट रिवीजन के लिए चाहिए 10 मिनट चाहिए बस यही 3 करो इसे अलग से करवाएंगे करवाएंगे तो भाई सर समझ मुझे नहीं आया उसमें गलत होने तो फिर से सिखाएंगे आधा तो सही करोगे गलत होने तो ये इम्पोर्टेंट सर यूनिट में ये निकालना है कि ये निकालना है ये वाला फर्स्ट वाले का ये आंसर है ना ये आंसर है ये वाला फर्स्ट वाले का स्टेट वो सेंट्रल फोर्स है वो सारा हाँ वो सेंट्रल फोर्स है उनके बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता अच्छा वो जो 3 वो पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स है यूनिवर्सल एट ए डिस्टेंस फोर्स है यूनिवर्सल ये वाला करना है यूनिट ऑफ जी ये वाला हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है चलो सर ये वाला भी लिखना पड़ेगा क्या ए साक्षी वो यूनिट ऑफ जी वाला लिखा क्या तो सब लिखा ना घंटा कुछ लिखा नहीं यहाँ के